नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कल से चारधाम यात्रा का आगाज। चारधाम यात्रा का इंतजार खत्म। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई से खुलेंगे। उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटना पर सीएम सख्त। जंगल जाकर खुद ने भी बुझाई आग। बोले, लापरवाही बरतने किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अयोध्या में अब बन सकेगा उत्तराखंड भवन। यूपी सरकार ने आवंटित भूमि की रजिस्ट्री की। सीएम धामी ने सीएम योगी का दिया धन्यवाद। जल्द तैयार होगी डीपीआर। सियासत शुरू। उत्तराखंड के मंत्री ने दिल्ली में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। गणेश जोशी ने मनोज तिवारी के समर्थन में की रैली। मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। और उत्तराखंड में 11 मई से बारिश के आसार। कुमाऊं में बादल फटने से तबाही। अल्मोड़ा में कई दुकानों को नुकसान। बाजार में भरा मलबा। जंगल में लगी आग बुझाने में मिली राहत। खबरें विस्तार से। गंगोत्री धाम के कपाट कल 10 मई को विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने को लेकर धाम में पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। मां गंगा की डोली आकर्षित का लिंग प्रवास से गंगोत्री धाम के लिए चलेगी और रात्रि विश्राम भैरव घाटी में होगा। इसके बाद कल सुबह 9 बजे मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी। नौ बजे माँ भगवती गंगोत्री धाम में विराजमान हो जाएगी और ठीक 12:25 पर माँ भगवती गंगे के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। इसको लेकर के यहाँ पर तमाम मंदिर को सजाया जा रहा है। घाटों की साफ सफाई से लेकर रंग रोगन से लेकर तमाम व्यवस्था यहाँ पर जो है चुस्त और दुरुस्त की जा रही है। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन सहित एआरटीओ रुड़की ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। रुड़की एआरटीओ एल्विन रॉक्सी ने बताया कि इस यात्रा के दौरान देश के कोने कोने से लोग यहां पहुंचते हैं, जिसको लेकर सभी यात्रियों की सुविधाओं के लिए ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं और रोजाना 30 से 40 ग्रीन कार्ड रुड़की एआरटीओ कार्यालय में बनाए जा रहे हैं। एसपी क्राइम पंकज गैरोला ने बताया कि हरिद्वार के सभी हाईवे पर किसी तरह का जाम न लगे, उसकी व्यवस्था कर दी गई है। जानते हैं कि चारधाम यात्रा 2024 शुरू होने वाली है और उसके लिए हमारी सारी तैयारी है। हमारे ऑफिस से ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है, जो कि पिछले 15 दिनों से लगातार बन रहे हैं और पब्लिक को पूरी सुविधा देने की पूरे प्रयास हैं। ग्रीन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप जैसे आप जाएंगे यहाँ से यात्रा के लिए, धाम में जाते हैं तो किसी भी धाम से पहले आप देखते होंगे कि जगह जगह चेकिंग होती है, तो आप सारे पेपर दिखाएंगे। उससे अच्छा है कि ग्रीन कार्ड दिखाएंगे तो ग्रीन कार्ड में सारी डिटेल्स होती है हर पेपर की। हरिद्वार यातायात पुलिस द्वारा जितने भी हमारे फ्लाईओवर्स बने हैं हाईवे पे, उनके नीचे जो सबवे हैं, उन सबवे पे जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसमें एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने कॉन्वेक्स मिरर सर्विस लेन सबवेज में लगाए हैं। इसके साथ साथ हमने जो हमारा हाईवे है आगामी चारधाम को देखते हुए सभी जो ब्लैक स्पॉट्स वाले हैं, पहले एक्सीडेंट हो चुके, उन एक्सीडेंट्स एरिया को चिन्हित करके वहाँ पर उनका दुर्घटना संभावित क्षेत्र बोर्ड लगाए गए हैं। साथ ही साथ जितनी हमारे हरिद्वार में पार्किंग है, उन पार्किंग में हमने ईयर मार्क किया है और उनके साइनेज बोर्ड से धर्मनगरी हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है और इसीलिए चारधाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले हरिद्वार से श्रद्धालुओं के जत्थे रवाना हो गए हैं। मायादेवी मंदिर और चरण पादुका मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के कई जत्थे चारधाम को रवाना हुए। रवानगी से पहले जिला प्रशासन और ट्रैवल कारोबार से जुड़े संगठनों ने चारधाम जाने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया। बाबा बद्री केदार के जयकारों का उद्घोष करते हुए श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए और उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाओं से भी संतुष्ट दिखाई दिए। वहीं ट्रैवल कारोबारियों ने राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन की बाध्यता पर नाराजगी व्यक्त की और सभी श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा जाने की अनुमति देने की मांग की। मैं चारधाम जा रही हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड जमुनोत्री।
मैं 3-4 साल से भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं जल्दी से 4 धाम मुझे बुलाए, तब जाकर आज हमारा नंबर लगा है बाबा की कृपा से। तो मैं, मेरा पति और मेरा छोटा बच्चा है जो 11 साल का है, हम तीनों जा रहे हैं। कितना उत्साह है मन में? बहुत 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 ही है कि हम चारों धाम करके खुशी खुशी सही सलामत वापस आए। तरह तो देखो हर साल ही बढ़ रही है। ये तो खैर मेन जो दिक्कत है वो रजिस्ट्रेशन की है। पहले भी यात्रा चलती थी तो कोई रजिस्ट्रेशन, कोविड के आने के बाद से रजिस्ट्रेशन, लेकिन लास्ट ईयर सरकार ने ये चीज़ ख़त्म कर दी थी। फिर पता नहीं ये कहाँ से ये चीज़ आई है, उसकी वजह से यात्री भी परेशान हो रहे हैं और बस वाले भी, गाड़ी वाले भी, वो भी सब परेशान। सभी यात्रियों की यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो। सब जो वाहन चालक हैं वो सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनका पालन करें। और यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि उत्तराखंड एक बहुत ही पारिस्थितिकी के रूप से सेंसिटिव स्टेट है, तो वहाँ पर प्रदूषण ना फैलाएं और वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के नियम हैं उनका पालन करें। यही मेरा कहना है और हम उनको यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी की यात्रा शुभ। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में चंद घंटे बाकी है। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की रवानगी का सिलसिला 8 मई से जारी है। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से लोग इस दौरान पहुंचते हैं और चारधाम यात्रा के साथ यात्री कई पर्यटक स्थलों का भी रुख करते हैं। राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में मसूरी और ऋषिकेश पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। ऐसे में कई बार यात्री सड़क किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर शराब के सेवन और हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं। सीओ ट्रैफिक अनुज आर्य ने यात्रियों और पर्यटकों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति चारधाम या वीकेंड पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं वो किसी भी तरह से कानून ना तोड़े, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बाहर से आने वाले जो यात्री या जो इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जो सड़क को बाधित करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है, लगातार की जाती है। टोइंग की और नो पार्किंग के चालान की हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं और ये कार्रवाई इस दौरान इस एक डेडिकेटेड टीम बना के इसमें कार्रवाई करते हैं। अब तक हम बात करते थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरल स्वभाव की, साथ ही भारी व्यक्तित्व की जो सभी को पसंद भी आता है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के नौकरशाहों के पेच कसने शुरू कर दिए हैं। राज्य में चाहे वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं हो या फिर चारधाम यात्रा की चुनौतियां, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि समय पर सभी कार्य पूरे हो जाने चाहिए और व्यवस्थाएं दुरुस्त रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा कि हर बार व्यवस्थाओं को बनाने और दुरुस्त रखने की बातें सिर्फ होती है, ऐसा आगे नहीं होना चाहिए, बल्कि मॉनसून सीजन के लिए अभी से ही अधिकारियों को तैयार रहना चाहिए और दिशा में कार्य करना चाहिए। राम की जन्मभूमि अयोध्या में उत्तराखंड भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। उत्तराखंड सरकार के पक्ष में अयोध्या में आवंटित भूमि की रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब जल्द डीपीआर तैयार की जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई, लेकिन सरकार को अपनी राय भी दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता का कहना है अयोध्या में उत्तराखंड भवन बनाना खुशी की बात है, लेकिन दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार अगर धर्म की बात कर रही है तो अयोध्या के साथ चारों धामों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति और तुष्टीकरण करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। अयोध्या में अगर उत्तराखंड भवन के लिए भूमि की रजिस्ट्री हो गई और जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सही काम में लगा, इसमें तो सभी को खुशी होनी चाहिए। और दूसरी ओर सरकार को भगवान केदारनाथ जी के दर पर जो पंडा पुरोहितों के जो है आवास तोड़े जा रहे हैं, जो भगवान शिव का जो है रास्ता खोदा जा रहा है, गड्ढे किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी पंडित पुरोहित विरोध कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तो देवभूमि है, चारों धाम यहाँ है और देश और दुनिया के सारे श्रद्धालु जो है उत्तराखंड में हमारी देवालयों में जो है श्रद्धा रखते हैं। तो वहाँ की भी जो समस्या है, सरकार अगर धर्म की बात कर रही है तो केदारनाथ जी में भी उतना ही ध्यान दे, बद्रीनाथ जी धर्म के नाम पर राजनीति करना और धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। और जब एक समाज की बात हो तो कांग्रेस को बड़ा दिक्कतें हो जाती हैं। इस प्रकार से सनातन धर्म की बात है
कांग्रेस पार्टी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी है जिस कांग्रेस पार्टी ने राम के अस्तित्व को नकारने की बात की। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर निर्माण के बाद शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, तो एक कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी विरोध में थी। तो आज इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी बयानबाजी करती है, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी के समर्थन में बुराड़ी में आयोजित जनसभा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी के साथ जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बड़ी संख्या में आई जनता से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। निश्चित प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में मैं 5 तारीख से यहाँ चुनाव ड्यूटी पर हूँ। उत्तरी पूर्वी लोकसभा मुझे दी गई है। दिल्ली की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी देश भर में मुखर होकर विरोध दर्ज कर रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय पर भाजपा नेता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। पहले देश को जाति और धर्म में बांटा और अब रंग और भेद के रूप में बांटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी बार बार जो है देश को जातीय राजनीति में, देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति, और अब तो हद ये हो गई कि देश को जाति धर्म से भी ऊपर उठकर काले और गोरे में बांटने का प्रयास हो रहा है। यानी कांग्रेस की ओर से अब ये बयान जारी किए जा रहे हैं कि भारतवर्ष के अंदर पूर्व के लोग कैसे हैं, पश्चिम के लोग कैसे हैं, उत्तर के लोग कैसे हैं और दक्षिण के लोग कैसे हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने बाल विकास परियोजना अधिकारी के रवैये को लेकर लक्सर उपजिला अधिकारी का दरवाजा खटखटाया और उन्हें मौखिक रूप से शिकायत की। इसके बाद उपजिला अधिकारी ने आंगनवाड़ी कर्मचारी को कार्रवाई का आश्वासन देकर लौटा दिया। बाल विकास परियोजना अधिकारी और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को निश्चित समय देकर बुलाया गया है। लक्सर उपजिला अधिकारी ने बताया कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपने बाल विकास परियोजना अधिकारी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग की है। लोग मेरे पास आई थी, सुल्तानपुर की बीएलओ है सारी, और मोस्टली सीडीपीओ की ही शिकायत कर रही थी वो। तो अभी तो उन्होंने मौखिक रूप से शिकायत की है, तो मैंने सीडीपीओ को फ़ोन भी कर दिया है और सुबह मैंने अपने ऑफिस में बुलाया भी है और 1-2 बीएलओ को भी मैंने बोला है कि आप भी अपना पक्ष रखने के लिए आ जाना और जैसा भी होगा, कल हमने बुला ही रखा है, जो भी निर्णय निकलेगा जैसा भी होगा तो उस हिसाब से अगली कार्रवाई करेंगे। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्सर तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान द्वारा एक बैठक ली गई जिसमें नगर निकाय चुनाव को लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी, बीएलओ, सभासद, कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा जाए, उन सभी लोगों के वोट बनाए जाएं जो वोटर लिस्ट में किसी कारणवश छूट गए हो। सभी को समय से कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी जारी किए गए। को पता है कि आयोग ने एक डायरेक्शन दी है कि जो मतदाता छूटे हैं उनके वोट बदलने चाहिए, और इसके साथ साथ हमने, क्योंकि लगातार हमको ये भी शिकायत मिल रही थी कि कुछ वोट हमारे फर्जी भी बने हैं, तो उसी को लेके हमने जनप्रतिनिधि भी बुलाए थे और जो पूर्व सभासद है उनको भी बुलाया था, बीएलओ भी उसमें थे, हमारे पटवारी भी थे, तहसीलदार भी थे,
तो सभी को ये डायरेक्शन दे रखे हैं कि अगर किसी का छूट गया है तो हमारे कैंप लगे हैं, हर वार्ड में कैंप लगे हैं, तो अपने वार्ड में वो आवेदन कर सकता है। और जो फर्जी वोट का जो प्रकरण संज्ञान में आया है, अगर ये चूँकि उसमें प्रारूप गो है जो कैंसिलेशन के लिए है, अगर कोई आपत्ति करता है तो उसको भर सकता है और जांच के बाद अगर फर्जी निकलेगा तो उसको वोट से वोटर लिस्ट से उसको कटवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको लेके हमने आज ये मीटिंग रखी थी और सभी को डायरेक्शन दी है कि भाई सही से काम करना है, फर्जीवाड़ा नहीं करना है, किसी के दबाव में नहीं करना है, निष्पक्ष होकर जो जेन्युइन बंदा है जिसका। उत्तराखंड सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में जुटी है और इसी के चलते निकाय चुनाव में मतदाता सूचियों में छूटे हुए नामों को दर्ज कराने को लेकर रुड़की तहसील प्रशासन भी बेहद गंभीर नजर आ रहा है। जॉइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी ने सभी नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों और राजनीतिक लोगों की बैठक अपने कार्यालय में बुलाई थी। इस दौरान बैठक में जॉइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी ने लंढोरा, मंगलौर, झबरेड़ा, रामपुर, कलियर और इमलीखेड़ा में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए और कहा कि जिन मतदाताओं के वोट छूटे हैं या मतदाता में कोई बड़ी त्रुटि है उसे अधिशासी गंभीरता से लेंगे और सूची में सही नाम अंकित कराएंगे। जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ है उसकी वोटर लिस्ट हमारी तैयार हो रही थी, तो वोटर लिस्ट तैयारी में जितने भी हमारे इश्यूज आ रहे थे, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इश्यूज रेज कर रहे थे, तो उस संदर्भ में हमने सभी ईओज, उनके ऑफिस स्टाफ और वहाँ की जितने भी जनप्रतिनिधि थे, सभी पार्टीज को ट्राई किया था, उनको बुलाया गया यहाँ पे, उनके इश्यूज को सुना गया, काफ़ी यहाँ पे विचार विमर्श हुआ और काफ़ी हमने ट्राई किया है कि कोई भी ऐसा वोटर जो हो, पात्र हो, उसका नाम जरूर आए, कोई भी ऐसा वोटर जो अपात्र हो उसका नाम ना रहे। तो उसके लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं। यहाँ पे डायरेक्टर से भी डायरेक्शंस आई हैं कि थोड़ा जो वोटर लिस्ट में अमेंडमेंट का टाइम लाइन था वो भी एक्सटेंड किया गया है। तो मेरी सभी से अपील रहेगी कि कुछ भी अगर किसी को वोटर्स को अपना नाम ऐड करना इन लिस्ट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स या इश्यूज़ हैं वो अपनी एप्लीकेशन दे दें और हमारे ईओज को दे दें। और ईओज अभी जगह जगह पे अपने वो भी करेंगे, राउंड्स भी लगाएंगे, अपने शिविर भी लगाएंगे, तो आप वहाँ पे भी आवेदन दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जितनी वोटर लिस्ट को करेक्शन कर सकते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ की, उसी लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को अनेक तरह की बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने और लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करता है। यूनियन बैंक ने अपनी राजपुर रोड स्थित शाखा में एक ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कई ब्रांच के आवेदनकर्ताओं को ऋण उपलब्ध करवाया गया। वहीं इस मौके पर बैंक ने अपने द्वारा आयोजित विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया और यूनियन बैंक लोगों को अच्छी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाता है, इस बात से भी अवगत कराया। इस मौके पर लखनऊ के जोनल हेड प्यारेलाल को भी सम्मानित किया गया। एमएसएमई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है तो और बहुत तेज़ी से इसमें ग्रोथ हो रही है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस एमएसएमई की जर्नी में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ भागीदार बन रहा है, जिसमें एमएसएमई सुविधा हमारे पास है, जीएसटी गेन है, हमारे पास सीजीटीएसएमई स्कीम के तहत स्कीम्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए हैं, डॉक्टर्स के लिए हैं। तो आप ग्राहक जो चाहे वो इस यूनियन बैंक की तरफ से बड़े कॉम्पिटिटिव, बड़ी सरल शर्तों में सुगमता के साथ हम उसको। रामनगर शहर के मोहल्ला भरतपुरी इलाके में बुधवार की दोपहर दिन दहाड़े एक अज्ञात चोर ने एक इनोवा कार चोरी की थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद हरकत में कोतवाली पुलिस में मात्र 5 घंटे के भीतर ही चोरी की गई इनोवा कार के साथ एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि वाहन स्वामी की तहरीर पर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज खंगाली गई, जिसमें पुलिस ने घटना के मात्र 5 घंटे के भीतर ही मोहल्ला बम्बा खेर निवासी हर्षित शर्मा को चोरी की कार के साथ रंगे हाथों दबोचा। कल एक थाना रामनगर सूचना मिली कि भरतपुरी में एक इनोवा कार चोरी हो गई है। पुलिस द्वारा तुरंत ही उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की गई और शहर के सीसीटीवी और अन्य स्वराज से पता रसी कर 5 घंटे के अंदर माल में मुलजिम के साथ पुलिस ने बरामदगी की है। मुलजिम को माननीय न्यायालय जेल भेजा जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ ने एक राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर दिल्ली एनसीआर से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये ठग कारगिल शहीदों के परिवार वालों को अतिरिक्त पेंशन और अन्य आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के नाम पर लाखों करोड़ों की
ठगी को अंजाम देते थे। पकड़ा गया गैंग खुद को रक्षा मंत्रालय के अधिकारी बताकर देश भर में शहीदों के परिवारों और पेंशन अफसरों को तरह तरह के सरकारी प्रलोभन और स्पेशल ग्रांट दिलवाने के नाम पर ठगी का जाल बिछाते थे। एसटीएफ के मुताबिक पकड़े गए गिरोह द्वारा देहरादून के गुमानीवाला गांव स्थित कारगिल शहीद कैप्टन के परिवार को पेंशन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक लाभ देने का लालच देकर फाइल प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 45 लाख रुपए की ठगी की। एसटीएफ ने एक सप्ताह पहले शिकायतकर्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और फिर उसके बाद दिल्ली लक्ष्मीनगर स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर से संचालित होने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर धोखाधड़ी करने वाले 5 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। गैंग के कब्जे से 18 मोबाइल लैपटॉप, 42 सिम कार्ड, 42 डेबिट कार्ड, फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 1,07,000 से ज्यादा की धनराशि बरामद की गई। पूर्व हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि एक वरिष्ठ नागरिक थे, उनका बेटा जो था, जो कि सेना में कैप्टन थे और कारगिल युद्ध के दौरान जिनकी जो शहीद हो गए थे, तो उनके नाम पर एक कुछ लोगों ने संपर्क किया और कहा कि जो आपको कुछ एडिशनल ग्रांट मिलनी थी वो आपको नहीं मिली, आपने समय से फॉर्म नहीं भरा है, हम आपको पर ईयर 12 लाख रुपए की ग्रांट दिलवाएंगे। क्योंकि एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा था और सेना से भी जुड़ा हुआ था और एक वरिष्ठ नागरिक भी इसमें इन्वॉल्व थे और लगभग 8-10 दिन पहले ये केस रजिस्टर किया गया है। तो बहुत जल्दी हमारी टीम ने इसको वर्कआउट किया है और 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये सारी गिरफ्तारियां लक्ष्मीनगर दिल्ली से हुई हैं। रुद्रप्रयाग और चमोली में वन अग्नि की घटनाओं की जानकारी लेने के लिए, उनका जायजा लेने के लिए नोडल अधिकारी, प्रमुख वन रक्षक और चमोली के बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ पिंडर घाटी सहित थराली, नारायण बगड़ देवल के भ्रमण पर हैं। वन अग्नि की रोकथाम के लिए प्रमुख वन संरक्षक ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं वन अग्नि की घटनाओं का फीडबैक भी लिया। जानकारी देते हुए बताया कि चमोली में कुल 5 वन प्रभाग है, जिनमें अब तक कुल 128 वन अग्नि की घटनाएं घटी है और 5 प्रभागों का कुल 157 हेक्टेयर वन क्षेत्र वन अग्नि के इस आपदा में प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की शिफ्टिंग के मौखिक आदेश से नाराज अधिवक्ताओं और मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के बीच लंबी आर्ग्यूमेंट हुई। खंडपीठ ने बार एसोसिएशन से एक सप्ताह में जनमत कर न्यायालय में पेश करने को कहा। सभागार में बैठक कर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल से दोबारा मिला गया। दोपहर बाद दोबारा मिलने का समय तय हुआ और अधिवक्ताओं की बड़ी संख्या दोपहर मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में पहुंची। तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मौजूदगी में बार की तरफ से खंडपीठ के सामने शिफ्टिंग रोकने की बात रखी गई। अधिवक्ताओं से पूछा, विकल्प के लिए बिना जंगल की 85 हेक्टेयर भूमि कहीं है तो बताएं। हाई कोर्ट में बेंच शिफ्टिंग की बात आई थी, लेकिन उस पर अभी हमारी मीटिंग हुई, बार की मीटिंग हुई। बार की मीटिंग से फिर हमने प्रपोजल माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को दिया था। उस पर अब ये हुआ है कि बार से माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अभी हमसे प्रपोजल मांगा है, तो हम उस पर हम काम करेंगे। प्रपोजल ये कि अगर कोई सुटेबल जगह आपको लगती है तो उसके लिए प्रपोजल मांगा है। अभी हम उस पर जनरल हाउस बुला करके उस पर बातचीत करके फिर उचित निर्णय लेकर के माननीय न्यायालय को। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।